हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? ओके, तो भाई ये लाइव क्लास बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। बिकॉज अभी कल मैंने जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताए थे उसमें कमेंट आया था, सर आप लाइव कब आते हैं। तो भाई बात मैं आपको बता दूं क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क की सुविधा बहुत ख़राब होती है। वीडियो बीच बीच में रुक जाता है। जो हाई हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा जहाँ पे नेटवर्क चलता है वहाँ पे जब जाता हूँ तब ये हाल होता है कि वीडियो बहुत रुकती है। और मैं जहाँ पे घर पे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो पीछे बकरियाँ, गाय, भैंस और गाड़ियाँ, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। अब कहेंगे कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि हम रात में रिकॉर्डिंग करते हैं, बट मेरे पास रात में रिकॉर्डिंग करने का कोई भी समय नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास लाइटिंग की सुविधा बिल्कुल भी कम है, बहुत कम ही है, सीमित मात्रा में है। क्योंकि यार एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे आप जाके रिकॉर्डिंग कर सकते हो और बड़े अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, निकल के आती हैं। तो वो स्थिरता, वो जो होना चाहिए एक जगह खाली आपके लिए, वो मेरे पास अभी नहीं हो पाई है। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ भाई। छोड़ो, जाने देते हैं इस बात को। तो भैया हम लेकर के आए हैं ढेर सारे 500 क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान के, और भौतिक विज्ञान प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न भैया। तो भौतिक विज्ञान के 500 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। हाँ ठीक है। तो ऐसे में हम यहाँ पे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है। और इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह ये काम करेगा। हाँ, चिल्ला लो, काम करेगा, पूरा सब कुछ वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन के साथ क्या कहा गया है? दो सदिश मतलब वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनका आंसर बाद में दिया गया, बट यहाँ पे बात को समझ लेते हैं। सदिश बराबर कब होते हैं? यदि उनके आकार और दिशा दोनों एक ही हो, यानी एक ही दिशा में वो गतिमान हो, और उनका जो परिमाण है वो भी समान हो। तो सदिशों में दो चीजें होती हैं। सदिश किन्हें कहते हैं? सदिश राशि किन्हें कहते हैं? ऐसी राशि जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उनका सदिश कहा जाता है। दो चीजें होती हैं वहां पे, अगर वो दोनों चीजें बराबर होंगी तभी वो समान सदिश कहलाएंगे। दो सदिश बराबर तभी कहलाएंगे। तो बात को आपने समझा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। क्या है अगला प्रश्न? कहा गया है कि ये तो यार मेरा ठीक है, कोई बात नहीं। किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? भैया देखो, ये आपके पास वृत्ताकार मार्ग है जो इधर गोल गोल से, ठीक है। एक फिल्म थी, कौन सी? अक्षय कुमार वाली, उसमें बड़ी तेज से गाड़ियां घुमाता है, ठीक है, जिसमें 71 सिंह नाम होता है उनका। तो वही सेम 71 की 72 सिंह, जो भी हो रहा हो नाम, अपन पिक्चर का नाम याद कर लेना। तो उसमें ऐसे देखते थे गाड़ी बहुत तेज गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उसमें कौन सा बल काम कर रहा है? अभिकेंद्री बल, ठीक है। अंदर की ओर, जो केंद्र की ओर एक आकर्षण बल काम करता है, जो इसको भागने नहीं देता, नहीं तो इसकी दिशा तो इधर की ओर है तो वो इससे लुढ़क के भाग जाए। तो ऐसी चीज को रोकने के लिए जो काम करता है वो अभिकेंद्री बल काम करता है। अब अगला जो ये जूम हो गया, यही तो बड़ी समस्या है इन चीजों की। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। कह रहे हैं कपड़ा धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? उत्तर है अपकेंद्री बल। कैसे काम करती है ध्यान देते हैं। देखिए, ऐसा गोल सा टरबाइन होता है, ठीक है, जिनमें कपड़ों को डाल करके बहुत जोर जोर से घुमाया जाता है। जालियां लगी होती है, जालियों के बाहर का एक पर्टिकुलर खाली एरिया होता है जिसमें कपड़ों के पानी के साथ कपड़ों की मैल निकल के बाहर की ओर चली जाती है। ये बल लगता है बाहर की ओर, इस वजह से इसको कहा जाता है अपकेंद्री लिखा है, अपकेंद्रीय बल। यहाँ पे अपकेंद्रीकरण काम कर रहा है, यही अपना अपकेंद्री बल मतलब यहाँ पे काम करेगा। अब ये बकरी कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी हमसे जलते हैं। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में
होगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा तब उनका भार अधिकतम होगा। द्रव्यमान पे भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है। m तो हमेशा सेम रहने वाला है, g का मान ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता रहता है। धरती से ऊपर जाओगे तब पर भी कम होगा, धरती के नीचे जाओगे तब पर भी कम होगा। तो ऐसी स्थिति में कहाँ पे अधिकतम होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर, पोल जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे भार अधिकतम होता है। कहाँ पे कम होता है, वो होता है भूमध्य रेखा पे। ठीक, पृथ्वी अगर आप ऐसे उसको यहाँ पे सिरों पे चपटी है, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है, ये इसका पोल हो गया। अब यहाँ पे एक आपने लाइन देखी होगी, ये वाली जो बीचों बीच जाती है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूनतम कहा जाएगा। ठीक, जो भार है वो न्यूनतम कहा जाएगा। ये धरती की सतह की बात करते हैं, ऊपर नीचे जाएंगे तो कम होता ही रहेगा, वो बात अलग है। बात करेंगे आगे वायु दाब मापने का यंत्र, मतलब यार ये तो ठीक है, वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ भाई? बैरोमीटर कहते हैं। वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर। आगे, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है, की जाती है? ठीक है, अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के बाहर आप चक्कर लगा रहे हो तो भारहीनता महसूस क्यों होगी? कारण बताइए, क्या कारण है? शून्य गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि पृथ्वी के बाहर निकलने पर गुरुत्वाकर्षण काम खत्म हो जाता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं होता है, इस वजह से भारहीनता का अनुभव होता है और वहां पे आप तैरते हुए महसूस करते हैं। जैसे मैं आराम से यहाँ पे बैठा हूँ, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये है। अगर मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं तो ऐसे बैठ नहीं पाऊंगा। जैसे मेरे हाथ में ये ऐसे हमने इसको टिका के रखा है, ये ऐसे देख रहे हैं, ऐसे टिकी हुई है। अब ये भाग नहीं पा रही, ऐसे उछाल रहे हैं तो ये फिर से वापस आ जा रही। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो जाने कहाँ फुर्र हो जाएगी ये। तो बात गुरुत्वाकर्षण की रही। आगे बात करेंगे, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये काम करती है हुक के नियम के। कमानी तुला किस सिद्धांत पे काम करती है? हुक के नियम पे। कमानी तुला कहते हैं किसको हैं? आपने स्प्रिंग तुला देखी होगी, नहीं देखी है तो चलो देख लेते हैं। देखो भाई, ऐसा करके एक डिब्बा होता है, उसके ऊपर एक हुक लगा होता है। ठीक है, ये हुक के नियम पे बात समझेंगे। कमानी तुला है, हुक लगा है, हुक के नियम पे काम करती है। नीचे भी एक हुक लगा रहता है, इसी पे सामानों को टांग दिया जाता है और इधर रीडिंग दिखाती है। स्प्रिंग जब ऊपर नीचे होती है तो ये एक इंडिकेटर होता है जो दिखाता है कि कितने किलोग्राम है इसका वजन। तो हुक लगा होता है, इस वजह से ये हुक के नियम पे काम करती है। कौन? कमानी तुला। कमानी मतलब होता है स्प्रिंग। पहले बात तो समझ लो, स्प्रिंग का आपसे अंग्रेजी और हिंदी में वाद विवाद बड़ा किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ स्प्रिंग के हिंदी क्या होते हैं? स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग जो साइकिलों में लगी होती है, साइकिल के सीट में लगी होती है, उसके स्टैंड में लगी होती है, उसके ब्रेक में लगी होती है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग होती है ये उसका हिंदी क्या है? तो उसको कहा जाता है कमानी। ओके, अच्छा, आपने कमानी को और कहीं सुना होगा, गाड़ियों में कुछ लगा हुआ था होता है जो जहाँ पे कमानी उसे कहा जाता है। ओके, गाड़ियों में जो लगा होता है एक पत्तीदार, आपने देखा होगा गाड़ियों के पिछले टायर के साथ में जो मैं आपको उसको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। पिछले टायर के साथ में कुछ ऐसी पत्तियां लगी होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा आई होप। तो इसी को कमानी कहा जाता है। देखिए, टायर यहाँ पे होता है, उसके ऊपर ऐसे पत्तियां लगी होती हैं और ऐसे ऊपर वाली बड़ी, नीचे वाली छोटी 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 होती आती है। इसको कहा जाता है कमानी। बट एक्चुअली में आप समझेंगे ना, ये भी एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग का दूसरा रूप है, दूसरा रूप है। आपने तो हमेशा यही वाली स्प्रिंग देखी है, ऐसे गोल गोल राउंड 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 राउंड। स्प्रिंग कई प्रकार के होते हैं, तो ये भी एक स्प्रिंग का प्रकार है। इसी को कमानी कहा जाता है और ये मजबूत, ठीक है, हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, तो इस वजह से मजबूत होती है। तो अपनी जितनी भी स्प्रिंग होती है वो स्टील की ही बनाई जाती है और हाई कार्बन स्टील बहुत ज्यादा कठोर वाली, मतलब कठोर क्या कह सकते हैं कि मजबूती ज्यादा रहनी चाहिए। सो ये हो गई कमानी। कमानी तुला किस सिद्धांत पे काम करती है?
अपने बात को समझें। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास चीजों को रोक करके रखती है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां से भाग नहीं पाते हैं, तो वायुमंडल इसी वजह से है। अच्छा, यहाँ पे और अच्छी बात कहाँ है कि चंद्रमा पे या फिर मंगल ग्रह की बात नहीं करेंगे, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, कम है, बहुत कम मात्रा में या फिर नहीं की मात्रा में है, बिकॉज वहां पे पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि जितना यहाँ पे लगता है उससे 1/6 से जब भाग कर देंगे तो जितना मिलेगा उतना वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से वहां पे गैसें वहां पे रुक नहीं पाती है और निकल गई हैं कब की, बहुत पहले ही। इस वजह से वहां पे वायुमंडल नहीं है। अगर होता तो संभवतः वहां पे वायुमंडल होता। आगे है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। ब्रेक जब लगाया जाता है तो घर्षण बल लगता है, ब्रेक जब लगाते हैं तो घर्षण बल लगता है और वही चीजों को रोकता है, गतिमान चीजों को वही रोकता है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने कलम को पकड़ के रखा है, ये ऐसे पकड़ के रखने पे ये रुकी हुई है, क्योंकि मेरी उंगली और इस कलम के बीच में घर्षण बल लग रहा है। अगर ये ना लगता तो भाई इसे पकड़ के नहीं रख सकते। अगर आप फिश मछली इसे पकड़ो तो उसमें चिकनाहट होती है और वो थोड़ा सा कूदेगा तो हाथ से छोड़ के निकल जाएगा। अगर आपने ऐसा देखा हो, कभी किया हो, तो समझ पाएंगे मेरी बात को। तो ये घर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्या कहा गया है? कहा गया है कि समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि वर्षा का जल, समुद्र का जल अधिक लवण वाला मतलब ज्यादा खारा होता है वर्षा के जल के अपेक्षा, क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर समुद्र ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, ठीक है। ये सिंपल सा उदाहरण है, क्या कहते उत्तर है। जो नदियां होती हैं वो जो लवण वाला भाग है धरती से उठाते हैं समुद्र में डाल देती है, काम हो गया वो। और वर्षा का जल जो होता है वो साफ होता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अभी लास्ट वीडियो में ये आया था क्वेश्चन शायद। ओके, तो किस पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ठीक है, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन यानी टेम्परेचर बदल रहा है, इस दौरान ऊष्मा जो है ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। कारण समझते हैं बातों को कि जब उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें ताप में परिवर्तन हो रहा है, ऊष्मा दे रहे हैं उसमें ताप में परिवर्तन हो रहा है, उसकी अवस्था नहीं परिवर्तित हो रही, ठोस से द्रव में नहीं बदल रहा है, तो क्या होती है कि उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है अणुओं के बीच में। तो एक ऐसी स्थिति आती है, उस स्थिति में वो उसमें टेम्परेचर परिवर्तन नहीं होता, ताप परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जो होता है कि वो ठोस से द्रव में बदलने लगता है। तो ये क्रिया होती है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। आगे है, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? ये होती है प्रकाश की। लास्ट वीडियो में, केमिस्ट्री वाले वीडियो में हमने बताया था कि फोटॉन को अलग नहीं किया जा सकता है, जस्ट बिकॉज सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है फोटॉन के रूप में आती हैं। तो यहाँ पे फोटॉन किसकी मूलभूत इकाई है? वो है प्रकाश की। क्लियर रही बात? अगले प्रश्न की बात करेंगे। वो कौन सा प्रश्न है? कह रहे हैं परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती हैं? तो यहाँ पे परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के कारण होता है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होना, इस कारण ये भारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत ही क्लियर सी बात है, वहां पे परमाणु विखंडन होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉनों में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है?
यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन के साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में अगर देखा जाएगा तो न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा सूरज का है, लेकिन अपेक्षाकृत यहाँ पे विकल्पों को देखा जाना चाहिए था, बट विकल्प है नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आप लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही परमाणु का 90 या 99% द्रव्यमान निर्भर करता है, और वो भी न्यूट्रॉन पे ज्यादा इसका बोझ पड़ता है। तो न्यूट्रॉन सही जवाब है। आगे है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? अब यहाँ पे समान वेग दिया गया है और परिवर्ती त्वरण बार बार बदलता रहता है, वेग समान रहता है वृत्ताकार। अब यहाँ पे मुझे कुछ कमी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, संभावना और भी हो सकती है, बढ़ जाने देते हैं बातों को। यहाँ पे समान वेग परिवर्तित त्वरण के कारण होता है। आगे है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे काम करता है भैया। वो जितना धुआं नीचे फेंकता है उसी वेग से वो आगे बढ़ पाता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी काम करता है इसमें, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया ज्यादा पकड़ के रखेंगे। आगे है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। उनका घनत्व बहुत कम होता है, इस वजह से वो आसमान में तैर सकते हैं। अपना भी घनत्व कम होता तो हम भी आसमान में तैर सकते, पंछियों की तरह। बट अपन यहाँ पे घनत्व ज्यादा हो रहा है, हम क्या है थोड़े से भारी हैं, इस वजह से नीचे रहते हैं। ये बकरियों की आवाज बहुत ज्यादा भारी है, ये क्यों आसमान नीचे हैं यार? इसीलिए माइक लगा के रखते हैं, यानी कुछ आवाज तो बाहर वाले कंट्रोल हो, लेकिन क्या करें गांव में ये सारी चीजें चलती रहती। सबसे ज्यादा तो घर में ही है यार, घर वाले कैसे भाग के जाए। छोड़ो, जाने दो इन बातों को। अभी हाथ पूरा सफेद करके आटा दे के रहा हूँ ताकि वो चुप रहे, खाती रहे। आगे चलेंगे, बात करेंगे गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? बात को समझेंगे। गतिपालक चक्र किसे कहते हैं भैया? एक इंजन अगर आपने देखा होगा, एक बहुत ही प्यारा छोटा सा, नहीं बड़ा वाला इंजन ले लो, छोटा वाले में तो गतिपालक चक्र बाहर से दिखाई नहीं देता, बट आपने देखा होगा कि इंजनों के बाहर दोनों ओर दो बड़े बड़े चक्के दोनों ओर या फिर एक ओर लगे रहते हैं। ओके, बात को समझिए। एक बड़े बड़े चक्के लगे हैं, इनको कहा जाता है गतिपालक चक्र, यानी कि अंग्रेजी में कुछ और भी कहा जाता है, बड़े यहाँ पे फ्री व्हील, फ्लाई व्हील ऐसा कुछ कहा जाता है। अभी क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि फ्री व्हील तो साइकिल में होती है। तो ये गतिपालक चक्र है, भाप इंजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ये महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करते हैं। अब ये बात समझिए कि देखिए, अभी यहाँ पे हम डीजल इंजन की बात कर लेते हैं, जो अपने पास हमने आराम से देखा है आसपास। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ समय में जो शक्ति होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो इंजन ज्यादा तेज चलने लगता है। लेकिन उस वक्त ये पहिया जो है ये भारी रहता है, तो ये क्या करता है, अपनी गति में उसको ज्यादा तेज होने से रोक देता है। दिने नॉर्मल चलो भाई। और जिस टाइम उसकी जो क्षमता होती है, यानी कि सही से दहन नहीं हो पाता, सही से ऊर्जा नहीं दे पाते, तो धीमा पड़ जाता है। तो तब पर भी वो उसको चलाता है कि भाई सही से चलो, मतलब कम मत हो जाओ। तो कम और ज्यादा ये जो होता है ना, दोनों चीज, ये जो सडन चेंज होता है, इसकी वजह से इंजन पूरा खराब हो सकता है। उसमें भयानक टूट फूट हो सकती है कि अचानक से बहुत तेज चल जाए, बहुत धीमा चल जाए अचानक से, तो ऐसे में टूट फूट हो सकते हैं। उसको रोकने के लिए गतिपालक चक्र ये लगा रहता है, जो गति को नियंत्रित किए रहता है, नहीं तो नुकसान बहुत ज्यादा भारी होगा। ओके, तो ये होता है, पहिया लगा रहता है इसी वजह से। आगे है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही मतलब मजाकिया भरा क्वेश्चन है भाई। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में बदल जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज पूछ सकते हैं कि किस तापमान पे पानी बर्फ से, मतलब जो जल होता है बर्फ से जल में बदलता है, चेंज किस टेम्परेचर पे होता है? तो भाई सीधी बात, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बर्फ में बदलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी में भी बदलता है। ठीक है, ये एक निश्चित तापमान होता है। आगे बात करेंगे, एक वास्तविक गैस किस में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है?
तो भैया निम्न दाब उच्च ताप, ये लास्ट केमिस्ट्री में भी आया था, ये फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है कि एक वास्तविक गैस है, यानी कि जो हमारे पास आसपास जो ढेर सारी गैसें हैं, ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब कर पाएंगे? तो जो प्रेशर है कम रहे और टेम्परेचर हाई रहे, ऐसी स्थिति में ये आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती हैं, व्यवहार करती हैं। और आदर्श गैस क्या होती है? वास्तविक गैस तो जो हमारे पास होती है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीजें होती हैं वास्तविक गैस से। और आदर्श गैस कौन होती है? जब गैस आप पढ़ोगे तो आदर्श गैस के बारे में आपको पता चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो ये घूर्णी गति काम कर रहा है और स्थानांतरी गति काम कर रहा है। स्थानांतरी और घूर्णी गति यानी कि स्थानांतरण भी हो रहा है और घूर्णी गति भी, दोनों साथ साथ काम कर रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे है, मेरी आंखें ज्यादा नहीं खुल पा रही हैं, क्या है कि मैं सो के उठा अभी। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो धातु की शुद्धता का जो निर्धारण है आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पे किया जाता है। आर्किमिडीज का वही सिद्धांत जिसमें कहा जाता है कि वस्तु को जब जल में डुबाया जाता है आंशिक या पूर्ण रूप से, तो उसके द्वारा हटाया गया जल का भार उसके क्या कहते हैं, उसके द्रव्यमान में आई कमी के बराबर होता है। आर्किमिडीज की इसी सिद्धांत के आधार पे हम ये भी याद कर सकते हैं कि किसी एक मिश्र धातु में कितना ये है, कितना वो है, ये शुद्धता उसकी जांच की जा सकती है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये बहुत ही ज्यादा मतलब पूरी दुनिया बदल दी है भाई। इसमें जो सुनार होते हैं, जो उसमें मिश्रण कर सकते हैं, उनकी पोल खोल के रख दिया। तो ऐसी बात रही है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी पहली दूरी से दुगुना कर दी जाए तो कितना बल हो जाएगा? तो यहाँ पे 1/4F दिया गया है। बात को समझेंगे क्यों ऐसा हो पाएगा। तो दोनों लोगों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो M बराबर क्या होता है, G(m1 m2) ठीक है अपॉन r², इतना होता है। दूसरी स्थिति में क्या F बन रहा है, तो G तो ऐसे सेम रह रहा है, m1 m2 भी सेम रह रहा है, R को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है, तो 2r² करेंगे तो यहाँ पे 4r² मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे G(m1 m2) r² ये तो हो गया F के बराबर, तो क्या मिल गया, F/4 मिल गया। यहाँ पे क्लियर में बातें साफ साफ नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन F/4 ही आपको मिल जा रहा है। तो 1/4F जो लिखा गया है तो F/4 है। यहाँ पे F ऊपर है भैया, याद रखिएगा, F ऊपर है, F/4 है, नीचे नहीं है। ओके, तो ये रहेगी बातें।